शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, यमुनानगर से आते हैं, जगाधरी से आते हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले, आप उनके ट्विटर अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, उन्होंने फ़ोटो डाले कि मैं बेलगढ़ डैम गया हूँ और यहाँ पे तटबंध को मजबूत करने के कार्य की देखरेख कर रहा हूँ, और उसमें यमुना के साथ उन्होंने अपने कई फ़ोटोग्राफ डाले। मैंने उनको उसी वक्त चुनौती दी थी, क्योंकि उनके कुछ घंटे बाद उसी बेलगढ़ डैम पर मैं भी गया था, और मैंने उनको चुनौती दी थी कि आपका कैमरा दाहिने हाथ को यमुना दिखा सकता है तो बाएं हाथ की तस्वीरें क्यों नहीं दिखा सकता, जहां पे 80-80 फुट की अवैध माइनिंग हो रखी है। उस पूरे इलाके में क्या अवैध माइनिंग का धंधा उनकी सरपरस्ती में चल रहा है, वो क्यों बचाव कर रहे हैं अवैध माइनिंग करने वालों का। उन्होंने तस्वीरों के ज़रिए वहां जाकर ये तस्दीक क्यों करने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक है। तस्वीरें देख लीजिए। उस डैम को अगर बनवाना था, उनको कंस्ट्रक्शन कराना था, वो उसी इलाके में रहते हैं, उस खतरे को भी जानते हैं। पहले उस तटबंध को मजबूत क्यों नहीं कराया गया। इस आधार पर हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से अरबों रुपए कमाने के चक्कर में लाखों लोगों की जान खतरे में डाल दी, जिसकी वजह से यमुना के तटबंध कमज़ोर रह गए और कई जगह से टूटे। हमने उस दिन भी अवैध माइनिंग पर श्वेत पत्र की मांग की थी हरियाणा सरकार से कि हरियाणा सरकार को एक रिपोर्ट तैयार करके ये बताना चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये सैटेलाइट इमेज के ज़रिए मैं घर बैठ के भी सारे वो फ़ोटो जारी कर सकता हूँ, लेकिन सरकारी मशीनरी जांच करके ये बताए। हम तो इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि आपकी आंखों से आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये इतना बड़ा गड्ढा। इसलिए हम हरियाणा सरकार से ये मांग करते हैं कि अवैध माइनिंग पर श्वेत पत्र जारी करके ये बताएं कि हरियाणा के किस किस इलाके में 5-10 फुट की जो रेंज होती है उससे ज़्यादा माइनिंग की गई है, किसके इशारे पर की गई है। और जो आप वहाँ दिन दहाड़े देख लीजिए या रात में देख लीजिए, जो डंपर इस्तेमाल होते हैं वहाँ से सामान बाहर निकालने के लिए, बिना नंबर के चलते हैं वो। तो बिना नंबर के वो डंपर कहाँ से, यहाँ तो लोगों की गाड़ियाँ रोक के चालान काट देती है पुलिस 1 मिनट में कि आपका तो ये काला शीशा है जी, आपका नंबर सही नहीं लिखा नंबर प्लेट पे जी। और इतने सारे डंपर वहाँ से लाखों टन सामान लेके निकलते हैं बिना नंबर के। तो ऐसी स्थिति में उनकी जांच क्यों नहीं होती, पुलिस को वो दिखाई क्यों नहीं देते। ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि ये सब गेम सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है और अब अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूरी मुस्तैदी से बाढ़ आने से पहले, मानसून सीजन आने से पहले सारे ड्रेनेज की सफाई की गई। हमारे काम की तस्दीक तो खुद भारतीय जनता पार्टी कर देती है, क्योंकि उन सारे ड्रेन पे काम दिल्ली सरकार करा रही थी, लेकिन एलजी साहब ने जाके खूब फोटो खिंचाए कि देखिए मैं ड्रेन साफ करा रहा हूं। और वो सारे फोटो उनके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट पे आज भी मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति तस्दीक कर सकता है। या तो एलजी साहब सामने आके ये कहें कि वो उस वक्त झूठी फोटो खिंचा रहे थे, या फिर वो उस काम की तस्दीक कर रहे थे जो दिल्ली सरकार ने डिसिल्टिंग का काम किया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वक्त दिल्ली में बाढ़ आई उससे 3 दिन पहले से दिल्ली के अंदर कोई बारिश नहीं हुई। इसका मतलब सीवेज सिस्टम के फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीवेज सिस्टम से पानी के एग्जिट के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। ये सारी बाढ़ जो दिल्ली के यमुना के किनारे के इलाकों में आई, ये सिर्फ और सिर्फ जो पानी हरियाणा की तरफ से भेजा गया उसकी वजह से आई। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि हो सकता है बाढ़ तो फिर भी आती, लेकिन अगर डाइवर्जन हो जाता पानी का तो शायद ये 208 की बजाय 206 मीटर तक पानी जाता और उसकी वजह से बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों को राहत मिल जाती, शायद जान माल का नुकसान बचाया जा सकता था। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा बोलती रहती है आपदा में अवसर, आपदा में अवसर, ये इन्होंने आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश की, जो बहुत ही निंदनीय है। आप इस मामले में कहाँ के बारे में आप पूछ रहे हैं? देखिए, हरियाणा में मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, क्या प्रबंध करेंगे आप? यमुना के तटबंध जब तक मजबूत नहीं करते, बाढ़ से बचाव के लिए जो करोड़ों करोड़ रुपए आप अलॉट करते हैं उसमें से लग तो एक ईंट भी नहीं रही। सरकार को सामने आके, आज मुख्यमंत्री जी आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इसी मुद्दे पे, तो बता देते कि कितने तटबंध 2000 जब से इनकी सरकार आई 2014 से, तब से 9 साल में कितने तटबंध मजबूत किए, कितने तटबंध पक्के किए यमुना के, आज मुख्यमंत्री जी रख देते सामने। वो नहीं रख पाएंगे क्योंकि उन्होंने तटबंध के ऊपर काम ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे 9 साल से अवैध माइनिंग चल रही है बिना रोक टोक के, सरकारी शय के नीचे
वो पूरी माइनिंग चल रही है, इसलिए वहाँ पर कोई भी सरकारी काम होने नहीं दिया जाता सुनियोजित तरीके से। इस वजह से यमुना के किनारे आज भी कमज़ोर हैं बहुत सारे इलाकों में, और बाढ़ आने का संकट लगातार हरियाणा के ऊपर बना रहेगा। जब जब पानी ज़्यादा आएगा तब तब तटबंध टूटेंगे। 1-2 जगह नहीं टूटे, 7 जगह तटबंध टूटे हैं, जो कि हिस्टोरिक है। मुझे लगता है ऐसा इतिहास में शायद पहले नहीं हुआ होगा, इतने कमज़ोर तटबंध यमुना के। देखिए, मुझे नहीं पता वो उन्होंने किस संदर्भ में किस व्यक्ति से बात करते हुए वो बोल रहे थे बीच में, शायद संदर्भ से हटके उस बयान को नहीं देखना चाहिए। लेकिन पानी बरसात का किसी के बस में तो है नहीं, वो तो जब आएगा तब तो आएगा ही। जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं या डाइवर्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में कोई प्रश्न या कोई उसके बारे में मुद्दा उठाया जा सकता है, जो कि हम स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने कंट्रोल में होने वाली चीज़ों पर भी उन्होंने जानबूझ करके ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी वजह से कि दिल्ली की तरफ पानी ज़्यादा जाए। ये हम तर्क के आधार पे, तथ्यों के आधार पे ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। कोई आपसी बातचीत में उन्होंने क्या कहा, मैं उसके संदर्भ में अभी मैं नहीं जानता हूं उसका संदर्भ, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। ईमानदारी की कई परतें मैं उतार चुका हूं पहले ही। मैं 2 अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री कार्यालय में खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार को हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ उजागर किया है। उसके बाद सरकार में हलचल तो होती है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि हमको पता नहीं चलता, उनके दफ्तर में कितनी हलचल होती है, रात दिन कितनी मीटिंग हो रही है, कागज़ों को कैसे बदला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वो सब कुछ हमको जानकारी मिलती है। लेकिन अब वो ईमानदारी का ढोल पीटना तो इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस बाढ़ ने तो इनका नकाब पूरी तरह से नोच दिया है। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि अगर उनमें हिम्मत है तो ऑन रिकॉर्ड आके बताएं कि यमुना के तटबंधों को कितना मजबूत किया गया, कितना पैसा उस पर लगाया गया, कितना सरकारी काम हुआ, और अवैध माइनिंग के ऊपर श्वेत पत्र लेकर के आएँ। इनकी सारी पोल खुल जाएगी कि अरबों रुपए इन्होंने जो अवैध माइनिंग से कमाए वो कहाँ पर गए, और जो बाढ़ राहत के लिए और बाढ़ बचाव के लिए जो पैसा आता है वो बहुत पैसा सरकार के पास इकट्ठा है। इनको चाहिए था कि इस मुश्किल वक्त में लोगों का हौसला बढ़ाते, मुआवजे का ऐलान करते, जो पीड़ित है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाता। लेकिन ऐसा न करके मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से किसानों की मुश्किल को छोटा करके देखने की कोशिश की, किसानों की मुश्किल को अनदेखा करने की कोशिश की, वो जितनी निंदा उसकी की जाए उतना कम है। किसानों को नुकसान हुआ, उसके लिए आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा उनके साथ, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनको मुआवजा दिलाने के लिए क्या? देखिए, निश्चित तौर पर हम किसानों के साथ खड़े हैं, और जिस दिन बाढ़ का पानी आना शुरू हुआ था खेतों में, मैं खुद बाढ़ प्रभावित हर एक डिस्ट्रिक्ट में खुद दौरा करके आया हूँ, गांव-गांव जाके मैं लोगों से मिला भी हूँ। किसानों की सिर्फ एक ही चिंता थी। मैंने इसीलिए कहा कि मुख्यमंत्री जी ज़मीन पे उतरते नहीं, हेलीकॉप्टर से जब आप कोई दौरा करते हैं, ऊपर से जब सर्वे करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि किसानों की चिंताएं क्या हैं। हम जब गांव में गए तो किसानों की चिंता एक ही थी कि एक तो बहते हुए पानी में और इतने प्रेशर के पानी में और इतने फीट पानी जब चढ़ जाए तो उसमें फसल के बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और दूसरा कि अगर कहीं खेत में पानी उतर भी जाएगा तो इस वक्त कोई ऐसा इलाका नहीं है, क्योंकि धान की फसल जितने डिस्ट्रिक्ट्स में लगती है वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स बाढ़ की चपेट में हैं। इसलिए ऐसा कोई इलाका नहीं जहां से आपको तुरंत पौध मिल जाएगी, 1 महीना उसको तैयार करने में लगेगा, और ऐसी स्थिति में सीजन में के दौरान दोबारा धान को लगाना इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए किसानों को तुरंत मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, और जो मैक्सिमम मुआवजा सरकार देती है प्रति एकड़, वो मैक्सिमम मुआवजे का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा सीजन ही खाली निकल गया, और जो किसान का फसल लगाने में जो खर्चा हुआ वो अलग से हुआ, वो किसान के ऊपर कर्ज है। तो जो मैक्सिमम दिया जा सकता है इन 4 लाख एकड़ में जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन सारे किसानों को ये मुआवजा दिया जाना चाहिए। और बीमा कंपनियों के पास जब आप किसानों के 500 रुपये कटवाते हैं प्रति एकड़, और कई जगह ज़बरदस्ती कटवाते हैं, जो किसान लोन ले ले, किसान क्रेडिट कार्ड ले ले, उनके तो अपने आप ही कट जाते हैं, जिसका जो मुआवजा आना उसमें से कट जाते हैं। तो जब आप वो 500 रुपये कंपनियों को इतनी शिद्दत से लग करके दिलवाते हैं, तो अब उनसे मुआवजा भी उसी शिद्दत से दिलवाना चाहिए बीजेपी की सरकार को, और सरकार को भी मुआवजा देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। उप मुख्यमंत्री कार्य प्रणाली से आम आदमी पार्टी संतुष्ट है? देखिए, वो एक कहा जाता है कि जो मूक हैं, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो जेजेपी के साथ तो वही बात है। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हमारी सरकार है, जेजेपी की सरकार ही नहीं है, तो इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं सीधे सीधे। जो उप मुख्यमंत्री आपने कहा कि कई जगह दौरा करके आए, ट्रैक्टर से उतरे थे क्या? इन्होंने सोने की चप्पलें पहन रखी हैं, ये ट्रैक्टर से उतर के पानी में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर में जाते हैं और वैसे ही घुमा के आ जाते हैं ट्रैक्टर को, और विज साहब बोट में 4-4 सिक्योरिटी लेके चलते हैं अपने आगे पीछे, कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं बोट के अंदर। इन लोगों को तो हेलीकॉप्टर मिल सकता है, ट्रैक्टर मिल सकता है, बोट मिल सकती है,
लेकिन आम आदमी को अगर अपने घर से अपना सामान, अपने पशु बचाने, अपना कुछ भी सामान बचाना है, घर को बचाना है, घर जाना है, तो उसको इस पानी में कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही पूरे हरियाणा में। लोग इस बात को देख रहे हैं। मैं हैरान था इस बात को लेके कि गांव में जब हम गए कई में, जहां जाने का रास्ता भी नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे, तो लोगों ने हमें ये बताया कि गांव कट गया जिला मुख्यालय से और हम एक बोट मांग रहे हैं। एक बोट जिला प्रशासन हमको देने को तैयार नहीं है। वहां पर जिला प्रशासन जाके लोगों से बात नहीं कर रहा है, पूछ नहीं रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। इस सदी में भी अगर हरियाणा सरकार गांव के लोगों को एक बोट मुहैया नहीं करा सकती, तो मुझे लगता है इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, इनकी क्या सेटिंग है बीजेपी की और जेजेपी की, हमको नहीं पता इनकी। मुझे लगता है कि ये कह रखा है बीजेपी ने कि सरकार हम चलाएंगे, पैसा तुम कमाओ। तो वो पैसा कमाने में व्यस्त हैं, इसलिए हम उनका कोई राजनीतिक इस वक्त कोई बचा नहीं है, कोई अंश हरियाणा के अंदर, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा बात उन पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बीजेपी ये कहती है कि ये सरकार हमारी है, हम इसको चला रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे। फ्रेम बढ़ नहीं रहा कि हट नहीं रहा?